क्या आप किस्मत पर यकीन करते हैं? क्या दुनिया में वाकई किस्मत नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है? दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो किस्मत पर यकीन करते हैं। वहीं बहुत से ऐसे भी हैं जो किस्मत पर यकीन नहीं करते। उनका मानना यह है कि इंसान लाइफ में जो कुछ भी हासिल करता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत और लगन से हासिल करता है। वैसे देखा जाए तो कुछ हद तक ये बात सही भी है, लेकिन आप माने या ना माने, किसी भी इंसान के सफल या असफल होने के पीछे उसकी मेहनत और लगन के साथ ही किस्मत भी बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई यह भी है कि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो कर्म करते हैं, यानी कि मेहनत और प्रयास करते हैं। बेशक मेहनत का कोई तोड़ नहीं, लेकिन हमने और आपने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे जिनमें हमने लोगों को जी तोड़ मेहनत करते देखा है, लेकिन उन्हें उनकी मेहनत के अनुरूप सफलता नहीं मिलती। ऐसे केसेस में अक्सर हम यही कहते हैं कि भाई उसने मेहनत तो बहुत की लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया, इसलिए सफल नहीं हो पाया। हमारे पास ये स्टेटमेंट तो होता है कि किस्मत ने साथ नहीं दिया, लेकिन दोस्तों, अगर कोई ये सवाल कर दे कि किस्मत ने साथ क्यों नहीं दिया, तब हमारे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं रह जाता। हम सभी ये तो अच्छे से जानते हैं और सदियों से सुनते चले आ रहे हैं कि मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन जी तोड़ मेहनत और भरसक प्रयास के बाद भी जब लोग सक्सेस हासिल नहीं कर पाते, तो फिर उसका जवाब किसी के पास नहीं रह जाता और हम सारा ठीकरा किस्मत पर फोड़ देते हैं। खैर, हम यहाँ पर किस्मत और मेहनत में कौन बड़ा है ये बहस नहीं करने वाले, क्योंकि ये बहस सदियों से चलती आ रही है। यकीन मानिए, अगर यही बात ऑथर को फिर से लोगों को समझानी होती तो फिर ये बुक लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो नई बात हम इस ऑडियो बुक समरी के जरिए जानने वाले हैं वो ये है कि हम और आप, इनफैक्ट हम सभी, अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं, यानी कि हम अपना लक खुद डिसाइड कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि भला ऐसा कैसे हो सकता है? कोई अपनी किस्मत कैसे बदल सकता है? लेकिन यकीन मानिए, हर कोई ऐसा कर सकता है। हर कोई अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। ऐसा करने के लिए आपको उतना हार्ड वर्क और अंधी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। इसके लिए बस आपको सही दिशा में सही स्ट्रेटेजी से काम करने की जरूरत है। अब किस्मत को बदलने की सही स्ट्रेटेजी और सही रेमेडी क्या है, ये आपको इस पूरी बुक समरी को सुनने के बाद ही पता चलेगी। तो अगर आप वाकई में अपनी किस्मत खुद डिसाइड करते हुए अपनी सक्सेस स्टोरी खुद लिखना चाहते हैं, तो फिर ये बुक समरी आपके लिए ही है। अगर आप खुद के ग्रो करने की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये बुक आपके लिए है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं और अपने बिजनेस को या स्टार्टअप को 100 गुना तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, तो भी ये बुक समरी आपके लिए है। सीधे लफ्जों में कहें तो ये बुक समरी स्टूडेंट से लेकर बिजनेसमैन तक, छोटे से सेल्समैन से लेकर कॉरपोरेट ऑफिस में बैठे एम्प्लॉय तक, हर किसी के लिए बहुत काम की है। दोस्तों, इस बुक के राइटर हैं बॉब मिगलानी और रेहान यार खान। बॉब काफी मशहूर लीडरशिप कोच और फेमस ऑथर हैं, वहीं रेहान इंडियन एंजल्स नेटवर्क के फाउंडर और काफी जाने माने इन्वेस्टर हैं। आपको बता दें कि रेहान ओला कैब के पहले इन्वेस्टर के तौर पर भी जाने जाते हैं। तो इस ऑडियो बुक समरी मेक योर ओन लक में आपको बिजनेस फील्ड के इन दोनों एक्सपर्ट्स के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जानने के साथ साथ अपनी किस्मत को खुद लिखने के नुस्खे सीखने को मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी किस्मत खुद डिसाइड की है। अब इन्होंने ये कैसे किया, ये आपको आगे के एपिसोड्स में जानने को मिल जाएगा। ये बुक साल 2019 में पब्लिश हुई थी और इसे दुनिया भर के लोगों ने काफी पसंद भी किया। खासतौर पर एंटरप्रेन्योर और कॉरपोरेट फील्ड में काम करने वाले लोगों ने तो इसे खूब सराहा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लक खुद बनाने की ये जर्नी। क्यूरियस बनो। लोग अक्सर समझते हैं कि जिन लोगों को अपनी फील्ड या प्रोफेशन में जल्दी सक्सेस मिल जाती है वो काफी लकी होते हैं, लेकिन राइटर का मानना है कि किसी भी काम के सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप उस काम को करने के लिए कितने क्यूरियस रहे, आपने उस काम से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन को समझने में, उसके मेथड को सीखने में अपना कितना टाइम दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
किसी भी काम को पूरे इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी के साथ करने से एक मिडिल रेंज का इंसान भी काफी आगे तक बढ़ जाता है। जब आपके मन में किसी काम के लिए क्यूरियोसिटी होती है, तब आपके दिमाग में उससे जुड़े हुए नए नए आइडियाज आते हैं। अगर आप किसी काम को करने के लिए क्यूरियस हैं, लेकिन उस काम को करने में कई सारी समस्याएं सामने आ रही हैं, तो आप उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कई सारे सॉल्यूशंस भी खुद से ढूंढ लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप काम को समझने के लिए एक्साइटेड हैं, तो उसे मंजिल तक पहुंचाने का कोई ना कोई रास्ता आप निकाल ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी काम को करने की केवल इच्छा या क्यूरियोसिटी ही उसे फाइनल राउंड तक पहुंचाने में काफी होती है, बल्कि ये तो पूरा एक रास्ता है जो छोटे छोटे डॉट से मिलकर बना हुआ है। और क्यूरियोसिटी इस रास्ते का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट डॉट है। राइटर कहते हैं कि किसी भी काम में सक्सेसफुल होने के लिए जिस रास्ते को आप अपनाते हैं, उसकी शुरुआत यहीं से होती है कि आप उसे करने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। और जब आप एक्साइटेड या क्यूरियस होते हैं, तो आप उस काम के मेथड्स को सीखते हैं। सीखने से आपको उस काम के बारे में जानकारी मिलती है, और ये जानकारी आपके अंदर उस काम की बेहतर समझ को डेवलप करती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे ये छोटे और काम के डॉट्स मिलकर आपकी सक्सेस के रास्ते को डिजाइन करते हैं। लेकिन जब आप इस रास्ते के एंड पॉइंट तक, यानी कि सक्सेस तक पहुंच जाते हैं, तो लोग उसे सिर्फ एक लक का नाम दे देते हैं और बाकी के इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को एक झटके में नजरअंदाज कर देते हैं। ओला कंपनी भारत में उस समय आई जब अमेरिका में ऊबर कंपनी को लॉन्च किया गया था। राइटर ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का मन बनाया और पहले राउंड में $1 लाख इन्वेस्ट किए। लास्ट में उन्हें रिटर्न के तौर पर $75 मिलियन मिले। लोग ऐसा सोच सकते हैं कि एक नई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना कोई ज्यादा बड़ी बात या इंटेलिजेंस का सिग्नल नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि राइटर ने उस समय ओला कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में क्यों सोचा, जब किसी और ने इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाए। हो सकता है ये एक कोइंसिडेंट हो कि राइटर ने बिना ज्यादा सोचे समझे इसमें इन्वेस्ट कर दिया और उनका लक अच्छा था, इसलिए उन्हें अच्छा खासा रिटर्न भी मिल गया। लेकिन क्या ये सच है? अगर आप इसे राइटर बॉब मिगलानी के नजरिए से देखें, तब तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वो बताते हैं कि उन्होंने ओला कैब कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले इसके बारे में पूरी क्यूरियोसिटी से जाना और समझा। जब उन्हें महसूस हुआ कि ये आने वाले समय में एक ग्रोइंग कंपनी के रूप में इमर्ज हो सकती है, तभी उन्होंने इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। तो राइटर के कहने का मतलब यह है कि सिर्फ लक को सक्सेस का पूरा क्रेडिट दे देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सक्सेस पाने का सबसे पहला कदम यह होता है कि आप उस काम के लिए बिल्कुल पागलों की तरह क्यूरियस हो जाएं। आप अपने दिन और रात का मैक्सिमम टाइम उसके बारे में जानने में लगाएं। बुक के राइटर रेहान अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि साल 2009 में उन्होंने फ्लोरा 2000 नाम का बिजनेस शुरू किया था, जो कि गिफ्टिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड था। वो इस समय काफी बेहतर स्टेज में पहुंच गया था और लोग उन्हें एक सफल एंटरप्रेन्योर के फॉर्म में पहचानने लगे थे। लेकिन रेहान चाहते थे कि वो कुछ और फील्ड्स में नए बिजनेस आइडियाज को भी जाने और उनमें भी शामिल हों, क्योंकि वो लोगों के बीच एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुके थे। इसलिए उनके पास नए नए स्टार्टअप्स में फंडिंग के लिए कई सारे ऑफर्स आते थे। इन ऑफर्स में मुंबई के भी बहुत सारे स्टार्टअप शामिल थे जो राइटर के पास फंडिंग के लिए पिच करने आते थे। उन्हीं स्टार्टअप्स में से एक था रेड बस का कॉन्सेप्ट। इस आइडिया को उनके फ्रेंड ने उनके पास भेजा था। जब रेहान ने इस आइडिया को क्लोजली पढ़ा तो उन्होंने जाना कि ये एक नए तरह का कॉन्सेप्ट था और आगे आने वाले टाइम में इससे लोगों की काफी मदद भी हो सकती थी। रेहान ने तुरंत ही इस आइडिया पर काम करने, यानी कि इसे पूरी क्यूरियोसिटी के साथ समझने और इसमें फंडिंग देने का निर्णय लिया। उन्होंने इस रेड बस आइडिया के फाउंडर से जाना कि ये कंपनी इंटरनेट के द्वारा लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए उन्हें बस में सीट बुक या प्रोवाइड कराने का काम करेगी। वैसे कि अगर किसी पर्सन को चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है तो सिंपल तरीके से रेड बस की वेबसाइट पर जा सकता है और चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाली किसी भी बस में जो उसकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग सही बैठती हो, उसमें अपने लिए एक सीट बुक कर सकता है। रेहान को सीट बुकिंग का यह तरीका काफी आसान सा और इफेक्टिव लगा।
वो इस आइडिया को जानने के पहले भी इंटरसिटी बस सर्विसेज से काफी ज्यादा प्रभावित थे और इस आइडिया ने मानो उनके पुराने इंटरेस्ट को और ज्यादा बढ़ा दिया था। राइटर रेहान बताते हैं कि वो इस आइडिया को सुनने के बाद अपने दिमाग में आने वाले अलग अलग तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस को रोक नहीं पा रहे थे और एक रात तो जब वो सो रहे थे तब अचानक से वो उठकर बैठ गए और क्यूरियोसिटी से सोचने लगे कि एक दिन में लगभग कितने सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक जाना पड़ता होगा और फिर उन्हें किसी बस के मिलने पर उसमें खुद के लिए सीट ढूंढनी पड़ती होगी। ये सब कितना मुश्किल है और लोग ट्रेवल करने में कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं। ये सारी बातें सोचकर राइटर रेहान ने एक बात तो फिक्स कर ली थी कि वो इस आइडिया में जरूर इन्वेस्ट करेंगे और ये कोई लक की वजह से या जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन नहीं था, बल्कि उन्होंने पूरी क्यूरियोसिटी के साथ इस आइडिया को जाना था। फिर उन्होंने इसके काम करने के मेथड को समझा और ये कैसे लोगों की हेल्प कर सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया था। उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए एक ऐसे आइडिया को चुना था जिसे किसी और ने जानने की कोशिश भी नहीं की थी। वो कहते हैं कि लक जैसी चीज आपको खुद क्रिएट करनी पड़ती है। अगर आप भी उन्हीं फील्ड में काम ढूंढेंगे जहां पूरी दुनिया लगी हुई है तो आपको कभी एक यूनिक काम नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर आप किसी अलग चीज के बारे में जानने की और उसे समझने की इच्छा रखते हैं तो ये बात निश्चित है कि आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इन 3 महीनों में उन्होंने ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई लगभग हर एक बात को जानने की कोशिश की थी। वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में काम आने वाले हर एक पार्ट के बारे में जानने के लिए क्यूरियस थे, चाहे वो इलेक्ट्रिकल मोटर्स के पार्ट हों, उनके टायर के बारे में, किराए के बारे में, कितने लोग हर दिन ट्रेवल करते हैं इस बारे में और भी बहुत कुछ। और सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में ही नहीं बल्कि वो एयर वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में भी सब कुछ जानना चाहते थे। इतना टाइम एक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को देने के बाद एक बात तो उनकी समझ में आ गई थी कि इस इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट बेस है टायर्स और फ्यूल, क्योंकि एक व्हीकल जितना ज्यादा मूवमेंट में रहेगा वो उतने ही ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगा और आपके लिए प्रॉफिट भी खड़ा करेगा। इसलिए किसी भी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है कि उसमें व्हीकल्स के नंबर ज्यादा होने चाहिए और उन्हें सर्विस देने के लिए रोड पर सही कंडीशन में होना चाहिए। ये सब रेहान को तब पता चला जब उन्होंने एक क्रेजी इंसान की तरह इस इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ सर्च किया और न केवल इंटरनेट के द्वारा उन्होंने अपने क्यूरियस माइंड को शांत किया बल्कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो उन्होंने लोकल बिजनेसमैन से बातचीत करके भी निकाली जो कि काफी प्रैक्टिकल नॉलेज थी। उन्होंने मोबिलिटी के बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले मुंबई में चलने वाली एक तरह की कैब मेरू के सीईओ से भी बात की और तब उन्होंने जाना कि एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस के बारे में उन्हें क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। मेरू के सीईओ से मुलाकात के बाद उनका मन बदल गया और उन्होंने उस समय रेड बस में इन्वेस्ट न करने के बारे में सोचा, क्योंकि उन्हें उस समय वो एक ग्रोइंग कंपनी दिखी जिसका प्रॉफिट मार्जिन काफी कम था और अगर वो उसमें इन्वेस्टमेंट करते तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा 1% का मार्जिन मिलता। बाद में उन्हें पता चला कि रेड बस को 140 मिलियन डॉलर्स में सेल किया गया है, तो उन्हें थोड़ा रिग्रेट हुआ। लेकिन रेड बस के बारे में की गई रिसर्च ने उन्हें एक क्यूरियस एंटरप्रेन्योर बना दिया। चीजों की वर्किंग के बारे में जानने के लिए हर एक को अपना क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ाना चाहिए। जब भी किसी काम को करने से पहले आपके मन में ख्याल आए कि अगर ऐसा हो गया तो, तब तुरंत इस ख्याल को ऐसा क्यों नहीं हो सकता से बदल देना चाहिए। चीजों के बारे में खुद को जानकर बनाने से कभी भी पीछे नहीं हटे। ज्यादा से ज्यादा पूछें, पढ़ें और लोगों को कॉल करके जानें। अपने समय को सही डायरेक्शन में लगाना शुरू करें। दिन भर फोन के नोटिफिकेशंस आपके लर्निंग लेवल या नॉलेज को नहीं बढ़ा सकते, बल्कि क्यूरियोसिटी का स्पार्क अगर आपके अंदर एक बार आ जाए तो कोई भी दूसरी चीज आपको नॉलेजफुल बनाने से रोक नहीं सकती। राइटर का कहना है कि सिर्फ दिखावे के लिए क्यूरियस होकर आपका सवाल पूछना आपके और सामने वाले इंसान दोनों के वक्त की बर्बादी करना होगा। आपको तभी सवाल पूछने चाहिए जब आप वाकई में चीजों की वर्किंग और इससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते हो। राइटर का मानना है कि ये क्यूरियोसिटी सिर्फ मशीन की वर्किंग या किसी टेक्निकल चीज से ही नहीं जुड़ी हुई होनी चाहिए, बल्कि लोगों को
दूसरे लोगों के बारे में जानने के लिए भी क्यूरियस होना चाहिए। आपको एक बड़े और डाइवर्स सर्किल को बनाना चाहिए जिसमें हर एक फील्ड से बिलोंग करने वाला इंसान हो, जैसे स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, बिजनेस, एक्टिंग, आर्टिस्ट, राइटर, इंजीनियर वगैरह वगैरह। दुनिया में हर किसी के पास शेयर करने के लिए कुछ न कुछ वैल्यूएबल जरूर होता है, फिर चाहे वो एक बस का ड्राइवर ही क्यों ना हो या किसी बड़ी कंपनी का सीईओ हो। जब आप उनसे सवाल पूछते हैं कि वो कैसे अपना काम करते हैं, कैसे उन्होंने इस काम की शुरुआत की, किस सीक्रेट को फॉलो करते हुए वो सक्सेसफुल हुए, क्या चीज उन्हें मोटिवेट करती है और आगे वो क्या करना चाहते हैं, तो आपका खुद के बारे में एक विजन क्लियर होता है। आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज दिखाई देने लगती हैं। आप अनजाने में ही सही, लेकिन किसी न किसी बात को सुनकर मोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए सफलता तक पहुंचने के लिए सबसे पहले क्यूरियस होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, सिंपल सा फंडा है, क्यूरियस रहें, सवाल करते रहें, जवाब ढूंढते रहें, अपनी नॉलेज बढ़ाते रहें और हमेशा खुद को अपडेट रखने की कोशिश करें। लर्न टू गिव एंड हेल्प अदर्स। दोस्तों, अक्सर जब लोग अपनी एज के एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचते हैं जब उन्हें सक्सेसफुल होने के बारे में सोचना चाहिए, तब वो खुद से एक सवाल करते हैं कि वो किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। ये खुद से पूछे जाने वाले गलत सवालों में से एक है। आप ये बात सुनकर थोड़ा सरप्राइज हो सकते हैं कि एक फाइनेंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन गलत कैसे हो सकता है, क्योंकि लोगों की लाइफ का एक बेस तैयार करने में जिन एलिमेंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है उनमें से पैसा एक है। लेकिन जब आप इस बात पर दिमाग लगाते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए, तो शायद आप गलत रास्ते पर जा सकते हैं, क्योंकि फिर आप सोचने लगते हैं कि इस नीड को तुरंत आपको पूरा करना है और इसके लिए आप कोई भी रास्ता चुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी जगह आपको खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि आप किस तरह से कोई काम सर्व कर सकते हैं। आपके अंदर ऐसा कौन सा स्किल, टैलेंट या खूबी है जो आपको एक स्पेसिफिक फील्ड का मास्टर बना सकती है। ये एक ऐसा पावरफुल क्वेश्चन है जो आपको सही रास्ते पर लाकर प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ने में मदद करेगा। ये सवाल आपको एक बेहद आसान लेकिन इम्पॉर्टेंट सोच को डेवलप करने में मदद करेगा, और वो है गिव एंड यू विल रिसीव का कॉन्सेप्ट। कुछ लोग इसे कर्मा का नाम देते हैं, तो कुछ इसे लाइफ का गोल्डन रूल भी कहते हैं। नाम चाहे जो भी हो, पर यह सोच बहुत काम की है। आपको सोसाइटी को सर्व करते समय अपने रिटर्न के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगर आप बिना ज्यादा एक्सेप्ट किए लोगों के लिए काम करेंगे, तो आपको हमेशा उम्मीद से ज्यादा रिटर्न मिलेगा, फिर चाहे ये आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल लाइफ हो। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सक्सेस के पीछे दौड़ती हुई भीड़ में कर्मा या किसी गिव एंड रिटर्न जैसे गोल्डन रूल की क्या जगह है। तो इसका जवाब यह है कि हर एक फील्ड में इंसान किसी न किसी तरह का रिलेशन बनाता है, जैसे फैमिली, फ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये रिलेशन एक क्लाइंट, सर्विस प्रोवाइडर और बाकी के मेंबर्स का होता है। आप हर जगह लोगों से घिरे हुए होते हैं और लोगों की राय आपके डेवलपमेंट में काफ़ी मदद करती है। जैसे कि जब लोग मुश्किल में होते हैं या वो अपने डिसीजन तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप अपने टैलेंट या स्किल से उनकी मदद करके खुद की एक वैल्यू क्रिएट करते हैं। और फिर धीरे धीरे लोग आपसे जुड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि जिन चीज़ों को वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें आप अपनी स्किल्स के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। आप नोटिस करेंगे कि ये वैल्यू आपकी पर्सनैलिटी में पहले से नहीं थी, बल्कि ये आपने लोगों की मदद करके क्रिएट की है। और जब आप किसी ऐसी वैल्यू को क्रिएट करते हैं जिससे बाकी के लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये आपकी ग्रोथ की तरफ पहला कदम है। आप अपने किसी भी रिलेशन में, चाहे वो एक कस्टमर या सर्विस प्रोवाइडर का हो या टीचर स्टूडेंट का, एक वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। आपको लोगों की मदद करना, उन्हें प्रॉब्लम का सामना करना और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाना होगा, ताकि लोग ये समझ सकें कि जब आप वहां नहीं थे, तब उनकी उस प्रॉब्लम को समझने वाला या सॉल्व करने वाला कोई नहीं था, और आपके आने के बाद ही वो इसमें कुछ कर सकें। कुछ लोग कहते हैं कि वो लोगों को अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस देकर उनकी मदद करते तो हैं, क्या इससे उनकी वैल्यू क्रिएट नहीं होगी? तो आपको यहाँ एक बात समझनी होगी कि आपकी वैल्यू उन्हीं कामों से क्रिएट हो सकती है जिन्हें बाकी के लोग ना कर सकें, या आपकी तरह
उस काम को बेहतर तरीके से ना कर सकें। जब आप एक स्पेशल फील्ड में या एक खास समस्या को सुलझाते हैं, तब ये आपकी वैल्यू को क्रिएट करता है। यहाँ मायने ये रखता है कि आप लोगों को ऐसी क्या चीज दे रहे हैं जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। किसी भी तरह की सर्विस या प्रोडक्ट को देना जिससे लोगों की कुछ भी मदद ना हो, ये कभी भी लोगों के बीच आपकी वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकता है। दूसरी बात यह है कि आप लोगों को जो भी देते हैं वो कभी ना कभी और किसी न किसी फॉर्म में आपको रिटर्न में मिल सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये आपको फौरन मिले या फिर जब इसे वापस किया जाए तब आपको याद दिलाया जाए कि ये आपके गुड कर्मा का रिटर्न है। और ना ही ये जरूरी है कि इसके बदले में आपकी कोई फाइनेंशियल हेल्प की जाए। ये किसी भी टाइम पर और किसी भी फॉर्म में आपको वापस मिल सकता है। इस गिव एंड रिटर्न वाले थॉट को एक्सप्लेन करते हुए राइटर अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। साल 2008 की बात है। रेहान का स्टार्टअप फ्लोरा 2000 बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन वो अपना काफी समय ऑनलाइन फोरम्स पर स्पेंड करते थे, क्योंकि उनका माइंड किसी इन्वेस्टर की तरह काम नहीं करता था, बल्कि वो तो अपने जैसे कोई दूसरे स्टार्टअप्स के बारे में और जानना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि ऐसे और कौन कौन से फाउंडर्स हैं जिनके स्टार्टअप एक नए तरीके के आइडिया पर रन कर रहे हैं। आखिरकार उन्होंने एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ढूंढ निकाला जहां पर ढेर सारे स्टार्टअप्स फाउंडर्स आपस में अपने आइडियाज और थॉट्स को शेयर करते थे, और इस प्लेटफॉर्म का नाम था वेंचर वोट्स। वो ये जानने के लिए काफी एक्साइटेड थे उनके जैसा ही काम करने वाले लोग क्या सोचते हैं, उनके आइडिया क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। ये सब उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखते हुए वो एक थ्रेड पर पहुंचे जहां पर किसी एक फाउंडर ने डेटा को स्टोर करने से रिलेटेड एक सवाल पूछा था। लोग उस पर्सन की इस समस्या को सॉल्व करने के लिए तरह तरह के सॉल्यूशन दे रहे थे। तभी रेहान की नजर एक रिप्लाई पड़ी जिसमें एक पर्सन ने काफी डिटेल में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया था। रेहान ने उसे पढ़ा और क्लाउड स्टोरेज का ये तरीका उन्हें भी काफी पसंद आया, क्योंकि उन दिनों इतने सारे डेटा को सिक्योर करके रखना काफी मुश्किल काम होता था। जिसने इस सॉल्यूशन को उस थ्रेड में सबके सामने रखा था वो कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन नहीं, बल्कि 26 साल के जसप्रीत थे। रेहान ने उन्हें पर्सनली मैसेज करके उनकी तारीफ की और उनके आइडिया को बेस्ट बताया। तो आपने देखा कि जसप्रीत ने कैसे उस ग्रुप में किसी पर्सन की मदद करके खुद की एक वैल्यू क्रिएट की, और इसके रिटर्न में उन्होंने कुछ भी डिमांड नहीं की। हालांकि जब रेहान ने उन्हें मैसेज किया तो उनके बीच एक अच्छी बातचीत हुई और फिर फोन नंबर्स के एक्सचेंज से लेकर मिलने तक वो काफी क्लोजली एक दूसरे को जानने लगे। इसी बीच राइटर को पता चला कि जसप्रीत की जॉब छूट गई है, तो रेहान ने अपने कुछ इन्वेस्टर और स्टार्टअप वाले दोस्तों से जसप्रीत की कैपेबिलिटी के बारे में बताया और उन्हें रिकमेंड किया कि अगर वो जसप्रीत को हायर करते हैं तो जसप्रीत के इनोवेटिव आइडियाज जरूर उनके स्टार्टअप में एक अच्छी ग्रोथ लाएंगे। उनके फ्रेंड्स ने उनकी बात को माना और जसप्रीत को हायर किया। इस तरीके से जसप्रीत ने जो वैल्यू क्रिएट की थी उसका रिटर्न उन्हें रेहान से इस तरीके से मिला जो उनके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। राइटर रेहान कहते हैं कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन मदद करते हैं जिसने एक सही समय पर सही रीजन का सॉल्यूशन देकर किसी दूसरे की मदद की है, तो वो उसकी वैल्यू को रिस्पेक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। रेहान ने यहीं तक जसप्रीत की मदद नहीं की क्योंकि उन्हें लगता था कि जसप्रीत का डेटा सेविंग का आइडिया काफी बेहतर है और लोगों को इसकी वाकई जरूरत है। तो उन्होंने जसप्रीत को एक दिन कॉल करके एंजल इन्वेस्टमेंट मीट में साथ चलने का ऑफर दिया। सबसे पहले तो जसप्रीत ने उनसे पूछा कि ये एंजल इन्वेस्टमेंट क्या चीज है। रेहान ने बताया कि इन्वेस्टमेंट के बारे में तो वो भी ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, हाँ, लेकिन उन्होंने बाकी लोगों से पता किया है कि जिन्होंने बताया कि इसमें लोग अपने स्टार्टअप्स आइडियाज के लिए बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के सामने पिच करते हैं ताकि उन्हें उसके लिए फंडिंग मिल सके। जसप्रीत उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। साथ में जसप्रीत के फादर भी उस इन्वेस्टर मीट में गए जो कि एक रिटायर्ड आर्मी मैन थे। हालांकि जसप्रीत अपने आइडिया को उस हॉल में इतने सारे लोगों के सामने रखने में नर्वस हो रहे थे, लेकिन रेहान ने उन्हें समझाया कि उनका आइडिया काफी अच्छा है और लोग इसे जरूर पसंद करेंगे। इसी बीच जसप्रीत के फादर ने बताया कि वो अपने आइडिया के लिए काफी पैशनेट भी है और उन्होंने अभी हाल ही में अपनी एक अच्छी जॉब भी छोड़ दी है।
उस दिन जब जसप्रीत ने लोगों के सामने आइडिया रखा तो ज्यादा लोगों ने इसे पसंद नहीं किया और उन्हें फंडिंग भी नहीं मिल सकी। लेकिन रेहान जानते थे कि जसप्रीत एक अच्छे इंसान है और सिर्फ इस वजह से वो उनकी मदद नहीं कर रहे थे, बल्कि वो उनके आइडिया की वजह से चाहते थे कि उन्हें सपोर्ट किया जाए। इसके लिए रेहान ने एक ग्रुप ज्वाइन किया जिसमें सभी एंजल इन्वेस्टर्स थे और उन्होंने भी इस ग्रुप में इन्वेस्टमेंट किया क्योंकि वो एक सफल एंटरप्रेन्योर थे और लोग उन्हें जानते भी थे। इसलिए इस ग्रुप को लीड करने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई। रेहान ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और जसप्रीत को फिर से अपने आइडिया को प्रेजेंट करने का मौका दिया। इस बार कुछ और फैक्ट्स के साथ जसप्रीत ने वो आइडिया लोगों को सुनाया और लोग इस बार इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो गए। रेहान काफी खुश थे कि वो एक अच्छे इंसान की मदद कर पाए। इन सब की शुरुआत हुई सिर्फ एक वैल्यू क्रिएशन से। आपका सक्सेस का ग्राफ किसी लक फैक्टर से आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि ये आपके द्वारा क्रिएट की गई वैल्यू से आगे बढ़ता है। और सही मायने में देखा जाए तो ये वैल्यू क्रिएशन आपके लिए है ही नहीं, ये सिर्फ लोगों के लिए है। इसलिए वैल्यू को क्रिएट करते समय किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन रखने की बजाय इस पर फोकस कीजिए कि आप कैसे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जब लोग आपसे सेटिस्फाइड होंगे तभी उनकी नज़रों में आपके लिए एक वैल्यू क्रिएट हो पाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें और उनसे पूछें कि उनकी लाइफ में क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसे वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये एक छोटी सी प्रॉब्लम भी हो तो भी इसे इग्नोर करने की गलती ना करें। हो सकता है कि आपकी नज़र में ये एक छोटी और ज़्यादा मैटर करने वाली प्रॉब्लम ना हो, लेकिन सामने वाला उसे किसी भी तरीके से अनसॉल्व्ड नहीं छोड़ सकता। लोगों से उनकी प्रॉब्लम्स को पूछने का सबसे आसान तरीका है कि पहले आप उनसे एक बेहतर कन्वर्सेशन स्टेब्लिश करें। इसलिए आपके अंदर एक गुड कम्युनिकेशन करने की स्किल भी होनी चाहिए।